सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इन जनरल इसे ना पढ़ाया जाता है, मतलब डिटेल में अच्छे से ना पढ़ाया जाता है, ना इसे पढ़ा जाता है। क्योंकि पढ़ाने में ये सोचा जाता है इसमें क्या पढ़ाना है, और पढ़ने वाला भी सोचता है इसमें पढ़ने वाली चीज़ क्या है। 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही पढ़ा दिया जाता है या वही देख लिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो कि आपको जानने को मिलेगा। ये एक तरह से जो 2 साल आप फिज़िक्स पढ़ोगे उसका एक विजन देगा, एक आइडिया देगा कि आप फिज़िक्स क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, क्या चीज़ें सीखनी है। तो एक तरह से कह सकते हो ये जो 2 साल या इसके बाद भी जब आप इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल की फील्ड में जाओगे, वहाँ पर भी जो आप फिज़िक्स पढ़ोगे उसका एक तरह से कह सकते हो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है। एक रीज़न और है इस चैप्टर पे ध्यान ना देने का, वो ये कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं दिया जाता, इसे नहीं पढ़ा जाता। बट आपके स्कूल लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है। और दूसरी बात, अगर आपके बुक में दिया है तो आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्या है। तो चलिए हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, और इसी तरह से मैं एनसीईआरटी को ही पूरा एक्सप्लेन करूँगा, चाहे ये चैप्टर हो या इसके बाद का हो। ठीक है, पूरी बुक इसी तरह से एक्सप्लेन होगी। बाकी एक बार ये बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर देखेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एचसी वर्मा एक्सप्लेन करना है या फिर नीट या जेई लेवल के लिए वीडियोस डालनी है, पर अभी मेरा टारगेट यही है कि एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहला टॉपिक इसमें है व्हाट इज़ फिजिक्स, क्या है फिजिक्स। इंसान हमेशा से क्यूरियस यानी एक तरह से उत्सुक रहा है, एक्साइटेड रहा है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इंसान के आसपास जो दुनिया है उसके बारे में इंसान हमेशा से क्यूरियस रहा है। अंधेरी रात में विद इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी जो यूनिवर्स में, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका स्टार हो गया, मून हो गया, इस तरह की चीज़ें, हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमन। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, अट्रैक्ट करना। तो इंसानों को अट्रैक्ट किया है सिंस टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब बहुत पुराने ज़माने से। तो बहुत पुराने ज़माने से अंधेरी रात में ये जो चमकती हुई चीज़ें हैं जैसे स्टार्स या मून, उसने इंसानों को मोहित किया है, अट्रैक्ट किया है, कि इंसान इन्हें देखकर सोचता था कि ये चीज़ें क्या हैं और ये कैसे आसमानों के अंदर हैं, इनका क्या काम है। तरह तरह की चीज़ें इंसान सोचता था। जो रेगुलर रिपीटिशन है डे और नाइट का, यानी दिन और रात का बदलना, फिर हर साल का जो मौसम आना, गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, फिर सर्दी का मौसम आ रहा है, इस तरीके से हर साल रिपीट होता है ना। इक्लिप्स हो गया यानी सूरज या चांद ग्रहण हो गया, टाइड्स हो गया यानी वाटर का जो लेवल ऊपर नीचे होता है, वॉल्केनोज हो गया, रेनबो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से इंसान के लिए एक वंडर रही है, एक अजूबा रही है कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये जो वर्ड है हैज़ एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ मटेरियल। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग, यानी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में जानकर आदमी सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे मटेरियल्स हैं, इनके कैसे बिहेवियर्स हैं। एंड बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। बिविल्डरिंग का मतलब होता है हक्का बक्का, यानी ऐसी अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी, मतलब अनेकताएं हैं, अलग अलग तरीके की लाइफ है, जिसे देखकर, जिसके बारे में जानकर इंसान हक्का बक्का रह जाता है, यानी बिल्कुल एक तरह से शौक में रह जाता है कि ये कितने तरीके की लाइफ है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कितने तरीके के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे आप देखोगे तो इंसान हैरान रह जाता है कि ये कैसे क्रिएचर्स हैं और ये कैसी फ़िश है, ये कैसे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके की वैरायटी है, और हर जो लिविंग चीज़ है उसके जो बिहेवियर हैं उसको देखकर इंसान सरप्राइज है। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड। इंक्वायरिंग मतलब जांच पड़ताल करना। इंसान का दिमाग होता है ना खोजू टाइप का, जांच पड़ताल करता है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इमेजिनेटिव यानी जो कल्पना करना, सोचना। तो इंसान का दिमाग यही है, इंक्वायरिंग भी है, इमेजिनेटिव भी है। तो इस माइंड का इस्तेमाल करके इंसान ने क्या किया, रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड ऑ ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। तो अपने इंक्वायरिंग और इमेजिनेटिव माइंड की मदद से ये जो वंडर्स थे, ये जो अजूबे थे, इसको रिस्पॉन्ड किया, इसको जवाब दिया। जवाब कैसे दिया कि इसके बारे में जानने की कोशिश की, इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, इसे मॉडिफाई करने की कोशिश की। इसे हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, कंट्रोल, मॉडिफाई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड करना, यानी जवाब देना नेचर को। एंड ऑ ऑफ नेचर यानी जो नेचर का डर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं नेचर की जिनसे इंसान डरता है, तो इसका भी जवाब इंसान ने दिया। तो रिस्पॉन्ड क्या था ये अब देखते हैं। वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, यानी बहुत पुराने टाइम को अगर देखें तो नेचर को किस तरह से जवाब दिया गया, रिस्पॉन्ड किया गया। तो एक तरीका ये था हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एनवायरनमेंट केयरफुली। तो पहली चीज़ ये थी
नेचर को रिस्पॉन्ड करने की, वो ये कि जो आसपास फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करना। वरना देखो और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो तो अपना लाइफ गुजार रहे हैं, वो नेचर के बारे में कभी नहीं सोचते कि हाँ ये क्यों हो रहा है, स्टार्स कैसे हैं, मून कैसे हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंसान ने क्या किया, इसके बारे में सोचा, ध्यान लगाया, ऑब्जर्व किया, यानी नेचर में जो चीज़ें हो रही थी उसको वैसे ही होने नहीं दी, पहले ये देखा कि हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। और क्या किया, लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न, यानी ये देखा कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, उससे कोई मतलब निकल रहा है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन ली और उसे ड्रॉप किया, पेन चली गई नीचे। मैंने एक स्टोन लिया, उसे ड्रॉप किया, वो नीचे चला गया। बॉल लिया, उसे ड्रॉप किया, बॉल भी ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। तो हमने देखा एक पैटर्न बनना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं जब ड्रॉप कर रहा हूं तो वो नीचे जा रहा है, ना कि ऊपर जा रहा है। तो उससे हमने सोच के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लाए कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो सारी चीज़ों को नीचे खींच रही है। तो एक पैटर्न था, कोई भी चीज़ें आप ड्रॉप करोगे तो वो नीचे जाएगी। एंड रिलेशन इन नेचुरल फिनोमेना, यानी इसमें रिलेशन देखा ना, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही मैंने एग्जाम्पल दिया, तो हर चीज़ों पर उसी तरीके का इफेक्ट हो रहा था। एंड बिल्ट एंड यूज न्यू टूल्स टू इंटरैक्ट विद नेचर, और नए नए टूल्स बनाए गए ताकि उसके ज़रिए नेचर से इंटरैक्ट किया जा सके, यानी नेचर के बारे में जाना जा सके। जैसे टेलीस्कोप बनाए गए कि यूनिवर्स के अंदर जो और प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज़ हैं उसे देखा जा सके। माइक्रोस्कोप बनाए गए ताकि वो चीज़ें जो ऐसे हमारी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, उतनी छोटी चीज़ों को भी देखा जा सके। तो एक तरह से नेचर के साथ ही इंटरैक्शन था। और कैसे था, जो हमने टूल्स बनाए थे, जैसे मैंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल आपको दिया। अब ये जो ह्यूमन इंडेवर मतलब प्रयास, ये जो इंसान की कोशिश थी, इसने धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता क्या किया, लीड टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज जो हमारे जिसे हम कहते हैं मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कैसे हुआ, इंसान ने प्रयास किया, कोशिश की धीरे धीरे टाइम के साथ, तो जाकर आज जो हम साइंस पढ़ते हैं उन कहते हैं कि आज का टाइम क्या है, मॉडर्न टाइम है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस से आई हुई चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये वर्ड साइंस कहाँ से निकला है। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क्स वगैरह क्वेश्चन बन सकता है आपके कि साइंस जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकला है। तो ये वर्ड एक लैटिन वर्ब है, यानी लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसे सेंटिया कहते हैं, और इसका मतलब होता है टू नो। सेंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना। तो वहाँ से ये साइंस वर्ड निकला है। संस्कृत का जो वर्ड है विजनन जिसे हम कहते हैं, या अरबिक का वर्ड जो इल्म है, उनका भी ऐसे ही सिमिलर मीनिंग है, यानी क्या, नॉलेज। तो चाहे लैटिन वर्ड हम ले लें सेंटिया, या संस्कृत का विजनन ले लें, या अरबिक का इल्म ले लें, तो सबका मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो नॉलेज से ही बना है ये साइंस। साइंस को अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, यानी एक तो साइंस क्या है, एज अ सब्जेक्ट हम देखते हैं, एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि साइंस किस वर्ड से निकला है, कैसे वर्ड से, इसका मतलब नॉलेज होता है। तो नॉलेज तो बहुत पहले से रही है। ठीक है, अगर ब्रॉड वर्ड में देखें, साइंस को नॉलेज ही हम समझ के देखें, तो ये इतनी पुरानी है जितनी कि इंसान, जो जब पहला इंसान दुनिया में था उसके पास भी कुछ नॉलेज रही होगी, या कुछ नॉलेज उसने हासिल की होगी। ठीक है, तो साइंस तो बहुत पुरानी है, इंसान जितना पुराना है उतनी ही है। जो पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे इजिप्ट की, इंडिया की, चाइना की, ग्रीस की, मेसोपोटामिया की, और भी बहुत सारी, उसने क्या किया, मेड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस प्रोग्रेस। तो ये जो प्रोग्रेस हुई है साइंस में, जो तरक्की हुई है, ये सारी जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, पुरानी सभ्यताएं थी, उन्होंने अपना योगदान दिया है। 16वीं सेंचुरी के बाद से ग्रेट स्ट्राइड वर मेड। स्ट्राइड मतलब छलांग लगाना, यानी बहुत तेजी से किसी चीज़ में इंक्रीज हो जाना। किस में इंक्रीज हुआ, इन साइंस इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर साइंस में बहुत तेजी से छलांग लगाई, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, बहुत सारी नई चीज़ें हमें जानने को मिली 16वीं सेंचुरी के बाद। और ये कहाँ हुआ था, यूरोप के अंदर। और जैसे जैसे मिड ऑफ द 20वीं सेंचुरी, यानी 20वीं सदी का मिडिल पहुंचा, तो साइंस क्या हो गई, हैज़ बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। तो साइंस एक इंटरनेशनल चीज़ बन गई। बहुत सारे जो कल्चर हो गए, बहुत सारे जो कंट्री हो गए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया इसकी ग्रोथ में। वरना पहले क्या होता था, कुछ खास कंट्री होते थे, जैसे हमने बात की यूरोप में ही जनरली ये साइंस से रिलेटेड प्रोग्रेस हो रही थी, बाकी दुनिया तो बस जनरली इस्तेमाल कर रही थी या बिल्कुल कुछ जानती नहीं थी। लेकिन फिर जैसे ही मिड ऑफ द 20वीं सेंचुरी आया, वहाँ तक आने के बाद लोगों ने इसे समझा और खुद से इसके बारे में जानने की कोशिश की, और जो कुछ भी जानते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी रिजल्ट उनको मिले, तो इस तरह से उन्होंने साइंस के डेवलपमेंट के लिए, साइंस की ग्रोथ के लिए अपना योगदान दिया। तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो इंटरेस्ट नहीं बन पाता। इसीलिए मेरी यही कोशिश है कि ऑन एन एवरेज 10 मिनट तक ही रहे, क्योंकि जितना 10 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो होगी उतना ही इंटरेस्ट लूज़ होने लगेगा।
तो इसी तरीके से पार्ट वाइज वीडियो आएगी, बाकी देखेंगे एक बार चैप्टर अगर पार्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा तो सारे पार्ट मिलाकर एक सिंगल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी हम इसी तरह से चलते हैं। तो क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैं एक अलग से सेक्शन बना दूंगा, उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। तो जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे, देख सकते हो क्लास 11 मैथ्स है, इसके ऊपर ही आपको क्लास 11 फिजिक्स का सेक्शन मिल जाएगा। अभी क्योंकि ये पहली वीडियो है, पहले अपलोड हो जाएगी तब सेक्शन बनेगा, उसके अंदर फिर पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट होगी, फिर प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं शो कर दूंगा किस तरह से। अभी ऐसे समझो कि क्लास 11 मैथ के ऊपर वाले में ही आपको क्लास 11 फिजिक्स लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो वहीं आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।